नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आप लोगों को स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो आपका टॉपिक है इसको पूरा का पूरा बेसिक से जो है वो कवर कराने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक हैं सभी के सभी हम कवर कर लेंगे, एक भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा एंटीबायोटिक्स टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैं आपको काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स कवर करा चुकी हूँ, जैसे पेनिसिलिन हुआ, आपका एमॉक्सिसिलिन हुआ, आपका क्लॉक्सिसिलिन हुआ, ये सारे एंटीबायोटिक मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जैसा कि आप सभी ने देखे भी होंगे, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका क्लासिफिकेशन के अंतर्गत काफ़ी सारे एंटीबायोटिक बताए हुए थे। जैसा कि मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, देन हम अपने जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के अंतर्गत चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें मैंने आपको एंटीबायोटिक के विभिन्न प्रकार बताए थे कि नहीं बताए थे। उसी में से मैंने आपको एक प्रकार बताया था आपका केमिकल एंटीबायोटिक्स, जो आपके रासायनिक एंटीबायोटिक्स आते हैं, केमिकल एंटीबायोटिक्स आते हैं, उसमें मैंने आपको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया हुआ था, ठीक है। और ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं इसके अंतर्गत मैंने आपको पेनिसिलिन बताया हुआ था। देन ये जो पेनिसिलिन है इसकी विभिन्न कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन हुआ, जैसे कि आपके क्लॉक्सिसिलिन हुआ, ये सब मैं आपको जो है वो पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। एमॉक्सिसिलिन मैंने आपको बता दिया, इसके बाद मैंने आपको क्लॉक्सिसिलिन बता दिया, इसके बाद मैंने आपको पेनिसिलिन बता दिया, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बता दिया, रासायनिक जो आपके एंटीबायोटिक है वो मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ जो आपका एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि ये जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है ये कहाँ और किस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है ये आपका एमिनोग्लाइकोसाइड समूह के अंतर्गत रखा गया है। आगे मैं आपको बताऊंगी एमिनोग्लाइकोसाइड समूह क्या होता है। तो यहाँ पर एक और समूह आ जाएगा एंटीबायोटिक का, जो कि है आपका अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप। क्या? अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप। ये जो आपका अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप है इसके अंतर्गत रखे गए हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये जो आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनकी भी विभिन्न पीढ़ियां होती हैं। सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है इसको रखा गया है एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप के अंदर। एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। जिस टाइप से आपका पेनिसिलिन को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंतर्गत रखा गया है, इसी टाइप से जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसको अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका इंफॉर्मेशन भी सुनते जाइएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। जिस टाइप से बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंतर्गत आपका पेनिसिलिन एग्जाम्स में मल्टीपल बार पूछा जाता है, इसी टाइप से आपका जो एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप है इसके अंतर्गत काफ़ी सारे एंटीबायोटिक आते हैं, लेकिन उन सबको छोड़कर स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा और कोई सा एंटीबायोटिक पूछा ही नहीं जाता, केवल ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है अमीनोग्लाइकोसाइड के अंतर्गत ये आपके सिलेबस में हाईलाइट करके भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाना, सारे टॉपिक मैं आपको इसके कवर करा दूंगी। तो कहा गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दवा होती है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। कहा गया है कि सबसे पहली बात जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है ये एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि ये जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के प्रति क्या होता है? अलर्ट होता है। यानी कि दोनों तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं
उन सभी के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज कर लेते हैं। दोनों तरह की बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये जो है वो लड़ाई कर लेता है। कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। इसीलिए इसका ब्रॉड लेवल पर यूज होता है। ब्रॉड लेवल पर यूज का मतलब इसका व्यापक क्षेत्र में, व्यापक स्पेक्ट्रम में इसका यूज किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। साथ ही साथ इसका यूज विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु संक्रमण होते हैं इनके इलाज के लिए किया जाता है। यानी जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं इनके अगेंस्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज हम करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं वो सभी के सभी जीवाणु के अगेंस्ट ही दिए जाते हैं। जीवाणुओं से रिलेटेड जब हमको बीमारियां हो जाती हैं तो उनके अगेंस्ट ही हमको दवाई के रूप में या एंटीबायोटिक के रूप में हमें विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आपका एक एंटीबायोटिक है जो कि आपके विभिन्न प्रकार के जो रोग हो जाते हैं जीवाणुओं से रिलेटेड इनके इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो आपके अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप होते हैं इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है। अब मैं आपको ये जो टर्म है आपकी अमीनोग्लाइकोसाइड इसके बारे में बता देती हूँ, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। तो सुनिए, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसको अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। तो हम जान लेते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप क्या होता है। कहा गया है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दवाओं का एक समूह है। सबसे पहली बात, ये जो आपका अमीनोग्लाइकोसाइड है, ये जो आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनका एक समूह है जिसमें काफ़ी सारी प्रकार की आपकी एंटीबायोटिक रखी गई हैं। उन्हीं में से एक है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को काय में रखा गया है? अमीनोग्लाइकोसाइड के अंतर्गत रखा गया है। तो कहा गया है जो आपका अमीनोग्लाइकोसाइड है ये एंटीबायोटिक दवाओं का एक समूह है जिसका उपयोग मुख्यतः ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के संक्रमण के उपचार के लिए भी किया जाता है। यानी ग्राम नेगेटिव जो आपके जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनका यूज मुख्यतः किया जाता है। इसके अलावा जो आपके ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं उनके लिए भी कभी कभी इनका यूज कर लिया जाता है। इनका मतलब इनके अंतर्गत आने वाले जो एंटीबायोटिक होते हैं उनका यूज किया जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के संक्रमण के उपचार के लिए। ठीक है, तो कहा गया है जो आपका अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक अमीनोग्लाइकोसाइड होता है ये एंटीबायोटिक दवाओं का एक समूह होता है जिसका यूज मेनली किया जाता है ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के संक्रमण से बचने के लिए। कभी कभी इसका विपरीत परिस्थितियों में हम जो है वो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं के संक्रमण के बचने के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कहा गया है अमीनोग्लाइकोसाइड में प्रायः ग्लाइकोसाइड यानी शुगर से जुड़े हुए अमीनो यानी NH2 समूह होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अमीनोग्लाइकोसाइड कहा जाता है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड में क्या होता है? अमीनोग्लाइकोसाइड नाम से स्पष्ट हो रहा है। अमीनो यानी इसमें अमीनो ग्रुप जुड़ा है, ग्लाइकोसाइड यानी इसमें शुगर के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप भी होते हैं। तो कहा गया है जो आपके ग्लाइकोसाइड्स यानी शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है इससे जुड़ा हुआ आपका अमीनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अमीनोग्लाइकोसाइड कहा जाता है। डबल से समझा देती हूँ, जो अमीनोग्लाइकोसाइड होता है इसमें अमीनो ग्रुप पाया जाता है, इसमें ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। ग्लाइकोसाइड क्या होता है? शुगर होता है। ठीक है, और शुगर के अंतर्गत क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है। तो कहा गया है जो अमीनोग्लाइकोसाइड होता है इसके अंतर्गत आपका अमीनो समूह पाया जाता है, अमीनो यानी NH2 समूह पाया जाता है, और ये जो NH2 समूह है ये ग्लाइकोसाइड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको कहते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड। इसलिए आपको इसका नाम भी याद रह जाएगा, इसलिए मैंने आपको उसको खोल कर बताया। ठीक है,
तो अब आपको इसका नाम याद रह जाएगा। जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है इसमें अमीनो NH2 ग्रुप पाया जाता है और ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। ग्लाइकोसाइड का मतलब आप समझ गए शुगर, और शुगर के अंतर्गत आपके कार्बोहाइड्रेट भी आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रथम श्रेणी का अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। तो देखिए जो आपके अमीनो ग्लाइकोसाइड हैं इसके अंतर्गत दो आपकी श्रेणियां होती हैं। दो श्रेणियों में इसके अंतर्गत आने वाले एंटीबायोटिक को डिवाइड किया गया है। आगे श्रेणियां भी आपको जैसा कि दिख रही हैं दिखाऊंगी मैं। तो जो आपके अमीनो ग्लाइकोसाइड होते हैं इनमें दो श्रेणियां बांटी गई हैं, श्रेणी नंबर 1 और श्रेणी नंबर 2, या फिर हम कैसा कह सकते हैं प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी जो होती है इसमें एंटीबायोटिक के अंतर्गत आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन को रखा गया है। ठीक है, बता रही हूं मैं आपको। इसके बाद कहा गया है यह स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्राप्त होता है और टीबी यानी तपेदिक के खिलाफ यूज होने वाला फर्स्ट एजेंट एंटीबायोटिक होता है। कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, सबसे पहली बात स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज टीबी के खिलाफ किया जाता है। टीबी के खिलाफ जब इसका यूज हुआ था उस दौरान ये फर्स्ट एंटीबायोटिक एजेंट था। कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो टीबी के खिलाफ यूज होने वाला फर्स्ट एजेंट स्ट्रेप्टोमाइसिन था। एक बात क्लियर हो गई आपको। दूसरी बात कहा गया है कि ये जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है इसको स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्राप्त किया गया था। बहुत बार आपके मल्टीपल बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है, और अलग अलग 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं तो काफी सारे बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक एक टर्म समझते जाइए। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किससे प्राप्त किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्राप्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस है ये क्या है। मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ। क्या ये आपका कवक है? क्या ये आपका शैवाल है? क्या है ये आपका? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। 2 ही ऑप्शन दिए मैंने आपको, इसके अलावा जो भी आपको लगे आप मुझे बताना कि ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस है ये आपका क्या है। इससे मुझे पता चल जाएगा आप कितना स्टडी करते हो। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहली बार टीबी के खिलाफ यूज होने वाला पहला आपका एजेंट एंटीबायोटिक है। क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि टीबी यानी तपेदिक के खिलाफ यूज हुआ था, पहला एंटीबायोटिक है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्राप्त किया गया था। इसके अलावा कहा गया है ये जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में इसको रखा गया है। तो चलिए श्रेणियों का भी फंडा बता देती हूँ मैं आपको। देखिए ये हैं आपकी 2 श्रेणियां काय की? अमीनो ग्लाइकोसाइड की, जिसके अंतर्गत अमीनो ग्लाइकोसाइड के अंतर्गत आने वाले आपके जितने भी एंटीबायोटिक हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो प्रथम श्रेणी के जो अमीनो ग्लाइकोसाइड हैं इनके अंतर्गत आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन रखे गए हैं, नियोमाइसिन रखे गए हैं, मोनोमाइसिन रखे गए हैं, कैना या कानामाइसिन रखे गए हैं। इसके अलावा जो आपकी द्वितीय श्रेणी के अमीनो ग्लाइकोसाइड है इसमें जेंटामाइसिन रखा गया है, टोब्रामाइसिन रखा गया है, नेटिलमाइसिन रखा गया है। तो यही पॉइंट ऊपर लिखा गया है कि आपके जो प्रथम श्रेणी के एंटीबायोटिक्स होते हैं, प्रथम श्रेणी के जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसके अंतर्गत जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है इसको प्रथम श्रेणी में रखा गया है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो द्वितीय श्रेणी के एंटीबायोटिक है इसमें मैंने आपको बता दिया इनको रखा गया है, और भी काफ़ी सारे हैं लेकिन आपको ये याद रह जाएंगे इसलिए मैं लेकर आई हूँ। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, मोनोमाइसिन, कैना या कानामाइसिन इनको रखा गया है प्रथम श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको जानना ज़रूरी थी अमीनो ग्लाइकोसाइड से रिलेटेड, इसीलिए मैंने आपको बताई। क्लियर हुआ आपको अमीनो ग्लाइकोसाइड क्या होता है?
एंटीबायोटिक अमीनोग्लाइकोसाइड के अंतर्गत 2 श्रेणियों में रखे गए हैं। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन रखा गया है। अमीनोग्लाइकोसाइड के अंतर्गत आपके 2 ग्रुप होते हैं, सबसे पहला अमीनो और दूसरा ग्लाइकोसाइड। जो आपका ग्लाइकोसाइड ग्रुप होता है इसके अंतर्गत शुगर होता है, और जो ग्लाइकोसाइड आपका ग्रुप है इससे आपका अमीनो ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप कहते हैं। तो ये जो आपका अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत स्ट्रेप्टोमाइसिन को रखा गया है प्रथम श्रेणी के अंतर्गत। अब हम चलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के अपने जो टॉपिक है उसकी, और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको जानना जरूरी है। सो देखिए, ये जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रेप्टोमाइसिन पहला अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक था जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के स्ट्रेन्स से आइसोलेट किया गया था। कहा गया है कि जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है यह आपका पहला अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक था जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के स्ट्रेन्स से जो है वो आइसोलेट किया गया था। ठीक है, जब आपका अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का समूह बना था ना, तो उस दौरान आपके प्रथम और द्वितीय 2 श्रेणियां बनी थी। तो प्रथम श्रेणी जब बनी थी इसके अंदर भी सबसे पहला एंटीबायोटिक रखा गया था आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसीलिए कहा गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका पहला अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। इसको प्राप्त किससे किया है मैंने आपको बता ही दिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के स्ट्रेन्स से इसको आइसोलेट किया गया है। इसके अलावा कहा गया है इसकी खोज सॉलमैन ए वैक्समैन तथा इनके सहयोगियों ने 1944 में की थी। ये भी आप एज अ इंफॉर्मेशन के रूप में जान लेना, बाकी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप जान लेना, ज़रूरी होती है ऐसी इंफॉर्मेशन। इसकी खोज किसने की थी? सॉलमैन ए वैक्समैन तथा उनके सहयोगियों ने की थी, 1944 में की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसका यूज ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्रति व्यापक रूप से किया जाता है। यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, इसका यूज चाहे फिर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो चाहे फिर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, दोनों से रिलेटेड जब हमें बीमारियां हो जाती हैं तो उनके अगेंस्ट हम स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है इनका यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है इसका यूज तपेदिक यानी टीबी, प्लेग यानी चूहे से रिलेटेड बीमारी हो जाती है आपको प्लेग, इसके बाद एडोकार्टिटिस, इन सभी बीमारियों के अगेंस्ट जो आपकी जीवाणु संक्रमण के दौरान भी हो जाती हैं इनके अगेंस्ट भी हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज करते हैं। तो कहा गया है तपेदिक, प्लेग, एडोकार्टिसिस और कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन नस या मांसपेशियों के द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के इंजेक्शन है इसके इंजेक्शन आपकी जो नसें होती हैं उसके थ्रू दिए जाते हैं, आपकी जो मांसपेशियां होती हैं इसके थ्रू दिए जाते हैं, दोनों के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना और एक बार और पढ़ लेना जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं इसके केमिकल नेम की तरफ, इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसका जो केमिकल नेम है ये आपको दिख रहा है, ये है इसका केमिकल नेम। ठीक है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लेंदी है, लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका केमिकल नेम आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये एग्जाम में नहीं आता है तो आप इसे लेकर क्यों आई हैं। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट को जानना ज़रूरी होता है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकती। काफ़ी सारे स्टूडेंट नीचे तुरंत कमेंट करने लगते हैं कि आप इसका केमिकल नेम क्यों नहीं बताया, इसका स्ट्रक्चर क्यों नहीं बताया। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बताना तो चाहिए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग कमेंट भी कर दें। तो इसीलिए मैंने कहा आपको पूरा टॉपिक कवर कराऊंगी तो पूरा टॉपिक कवर कराऊंगी। ठीक है, इसका केमिकल नेम ये रहा, आपकी श्रद्धा है, पढ़ना हो पढ़ लेना, याद करना हो कर लेना, बाकी मैं आपको कह रही हूँ आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है।
ठीक है। रही बात इसके स्ट्रक्चर की, तो आपको इसका स्क्रीन पर स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ये है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर, और ये काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप इसके केमिकल नेम से ही अंदाज़ा लगा लो, जब केमिकल नेम इतना बड़ा है तो स्वाभाविक सी बात है आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ होगा और स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा। तो ये आपका काय का स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्ट्रक्चर है, और यह स्ट्रक्चर भी आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम्स में एक भी बार पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो केमिकल नेम और इसका स्ट्रक्चर दोनों के दोनों आपको करना हो तो आप कर लेना, नहीं करना हो तो मत करना, आपकी श्रद्धा है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कभी आपको करना हो तो कर लेना। बाकी अब आपको बता देती हूँ कि आप याद कैसे करेंगे। तो इसका जो केमिकल नेम है इसको आप बार बार लिख के देखेंगे, साथ ही साथ इसका जो स्ट्रक्चर है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके स्ट्रक्चर को आप बार बार बना कर देखेंगे। बस एक यही मेथड है, इन दोनों के थ्रू आप जो है वो इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर। अब हम देख लेते हैं जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके गुण क्या क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की सफ़ेद चूर्ण टाइप होता है, यानी पाउडर टाइप होता है। दूसरा है यह आपका हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति का होता है, कहेगा हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति का होता है। इसके अलावा कहा गया है जल में ये अत्यधिक घुलनशील होता है, यानी वाटर में अत्यधिक सॉल्यूबल होता है। कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा इसको नमी से हम दूर रखते हैं, क्योंकि नमी से इसलिए दूर रखते हैं, खराब हो जाता है भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है बंद कंटेनरों में इसको रखा जाता है। बंद कंटेनर का मतलब है एयर टाइट जो आपके कंटेनर होते हैं वो। काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो आप बॉटल यूज़ करते होंगे, एयर टाइट बॉटल, वही बॉटल जिसको आप ठंडियों में यूज़ करते हैं, गर्म पानी भरकर या फिर गर्म चाय भरकर, तो आपकी जो चाय है वो ऐसी की ऐसी रखी रहती है। ठीक है, काफ़ी सारे डब्बे भी आते हैं, काफ़ी सारे टिफ़िन भी आते हैं, एयर टाइट होते हैं, यानी बाहर की जो एयर है वो अंदर नहीं जा पाती है और अंदर के जो भी गर्म एयर है वो बाहर नहीं जा पाती। इसी कारण से आपका पानी, चाय या फिर कुछ भी सामान है वो गर्म का गर्म बना रहता है, ठंडा का ठंडा बना रहता है। गर्मियों में बेसिकली आप ठंडे पानी के लिए जब भी ट्रैवल में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप जो है वो बॉटल का यूज़ करते हैं जो कि एयर टाइट होती है। इसके अलावा सर्दियों में आप चाय वगैरह भरते हैं एयर टाइट बॉटलों में या डब्बों में। तो जो आपके एयर टाइट कंटेनर होते हैं या एयर टाइट जो भी आपके मटेरियल होते हैं उनमें आपका वायु का आवागमन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही एयर टाइट कंटेनरों में, एयर टाइट सामग्रियों में रखे जाते हैं क्या? आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। इसके अलावा कहा गया है ठंडे स्थानों में रखते हैं। ठंडे स्थान का मतलब जो आपके कई प्रकार के दवाइयों से रिलेटेड आपके आइसोलेट बॉक्स आते हैं उनमें रखे जाते हैं जो कि ठंडे आते हैं। ठीक है, आइस बॉक्स भी आते हैं, आइसोलेट बॉक्स भी आते हैं, और काफ़ी सारे आपके पदार्थ आते हैं, काफ़ी सारे आपके मटेरियल आते हैं जिनमें किसको रखा जाता है, इस टाइप की दवाइयों को रखा जाता है जिनको टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर पर भी, काफ़ी सारी दवाइयाँ तो ऐसी होती है जिनको -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी रखते हैं। ठीक है, तो जो दवाइयाँ ठंडी जगहों में रखी जाती है उनको ठंडे स्थानों पर रखते हैं, बंद कंटेनरों में रखते हैं, नमी से दूर रखते हैं। इसके अलावा जो आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक हैं जल में घुलनशील होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, चूर्ण के रूप में होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल चूर्ण पे ही पाए जाते हैं पाउडर के रूप में। इसके अलावा अब जो है वो नई नई खोजें हो गई हैं, तो चूर्ण के अलावा इनकी नई नई खोजें भी हो गई हैं। टैबलेट के रूप में भी मिलते हैं ये हमको, और चूर्ण के रूप में यानी पाउडर के रूप में भी हमको मिलते हैं। क्लियर हो गया आपको इसके गुण? चलिए अब हम चलते हैं इसकी स्टेबिलिटी एंड इसकी स्टोरेज के ऊपर। स्टेबिलिटी यानी इसकी स्थिरता, और भंडारण यानी स्टोरेज यानी इसका भंडारण, किस किस डिग्री पे कैसे इसको स्टोर किया जाता है, कैसे इसको स्थिर रखा जाता है। तो पहला पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है इसे कमरे के टेम्परेचर पर रखा जाता है।
ठीक है। आपका जो रूम टेम्परेचर है इसमें भी हम इसको रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनरों में भी हम इसको रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया ठंडी जगहों में हम इसको रखते हैं। इसके अलावा रोशनी और नमी से दूर हम इसको रखते हैं। रोशनी और नमी से दूर कहने का मतलब क्या है कि ऐसे स्थानों पे हम रखते हैं जहाँ पर लाइट ना पड़े, ऐसे स्थानों पे हम रखते हैं जहां पर नमी कम हो या ना के बराबर हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने पहले तो बताया कि हम ठंडे स्थानों पर रखते हैं, ठीक है, इसके बाद आपने कहा कि कमरे के टेम्परेचर पर रखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके कमरे का टेम्परेचर कुछ इस टाइप का हो जो कि आपका ठंडा कमरा हो या ठंडा आपका टेम्परेचर हो कमरे का। तो इस टेम्परेचर पर हम जो है वो रखते हैं किसको, आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को, ठीक है। इसके अलावा आपके जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है इसकी अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। कुछ आपके नॉर्मली कमरे का जो टेम्परेचर होता है जिसमें हम सभी लोग रहते हैं उसमें रखी जाती हैं, और कुछ आपकी हार्ड दवाइयाँ आती हैं एंटीबायोटिक की, आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की, जो आपकी केवल और केवल ठंडी जगहों पर रखी जाती हैं। तो ये इसकी जो स्थिरता का मीनिंग है वो ये है कि स्थिरता आपकी दवाई पर डिपेंड करती है। आपकी दवाई कैसी है, इसकी जो आपकी हार्डनेस है दवाई की वो किस टाइप की है। ज़्यादा हार्ड दवाई होगी तो उसको हम ठंडी जगहों पर रखते हैं, और नॉर्मल या ठीक ठाक दवाई होगी तो उसको हम नॉर्मली हमारा जो रूम टेम्परेचर है इसमें रखते हैं। तो स्टेबिलिटी और इसकी स्टोरेज दोनों दवाई पर भी डिपेंड करती है। बाकी जो आपके नॉर्मल यानी सामान्यता पॉइंट है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ये चारों आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के यूजेस यानी उपयोग। सबसे पहला उपयोग है, इसका उपयोग एंटी माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट के रूप में ट्यूबरक्लोसिस के उपचार के लिए किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, टीबी को हिंदी में शुद्ध हिंदी भाषा में कहते हैं तपेदिक, ठीक है। तो तपेदिक यानी टीबी से बचने के लिए हम जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है जेंटामाइसिन के विकल्प के रूप में स्ट्रेप्टोमाइसिन को एकोकार्डियस के उपचार के लिए यूज किया जाता है। यानी एकोकार्डियस के उपचार के लिए भी हम जो है वो किसका यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, ठीक है। इसके अलावा जेंटामाइसिन भी आपका जो है वो एकोकार्डियस के प्रति यूज किया जाता है। एकोकार्डियस क्या है, आपकी एक बीमारी है, और जेंटामाइसिन क्या है, जेंटामाइसिन आपको याद होगा मैंने जस्ट ऊपर आपको बताया सेकेंड श्रेणी के अमीनो ग्लाइकोलाइड्स के अंतर्गत रखे गए हैं आपके जेंटामाइसिन। तो जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है इनका यूज भी हम एकोकार्डिटिस बीमारी के प्रति यूज कर लेते हैं, और जो आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसका यूज भी हम एकोकार्डिटिस बीमारी के प्रति कर लेते हैं। तो जब यदि सिचुएशन ऐसी बनी है कि जेंटामाइसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में हम जो है वो एकोकार्डिटिस के अगेंस्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज कर सकते हैं। तो यही पॉइंट इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लेग, टुलारेमेरिया एवं कई जीवाणुओं के संक्रमण के इलाज के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सामान्य यानी नॉर्मल डोज में आपको बता दूं तो इसका नॉर्मली जो डोज है वो प्रतिदिन इसका 1 से 2 ग्राम की रेंज में दिया जाता है। बाकी इसका डोज भी आपकी बीमारियों पर डिपेंड करता है। आपका इसका डोज जो है वो दवाई की स्थिरता और भंडारण पर डिपेंड करता है कि कौन सी दवाई कितनी हार्ड है, कितनी mg की है, कितनी पावरफुल है, इस पर भी डिपेंड करता है, बीमारी पर भी डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली हम सामान्यता देख लें तो सामान्यता इसका डोज दिया ही दिया जाता है, वो है 1 से 2 ग्राम की रेंज में, ठीक है। तो इसका डोज बता दिया, इसके यूजेस भी बता दिए। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मुलेशन यानी जो औषधि है इसका जो निर्माण है वो हम किस किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था इसका जो निर्माण है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का, सबसे पहली बात तो हम इंजेक्शन के लिए पाउडर के रूप में करते हैं, क्योंकि पाउडर को हम बॉटल में इंजेक्शन के थ्रू डाल देते हैं
तो इंजेक्शन के लिए हम पाउडर के रूप में स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। इसके अलावा गोली यानी टेबलेट्स जो हम खाते हैं पानी से, तो उसके थ्रू भी हम जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मुलेशन हुआ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा इंजेक्शन, जैसे कि इंजेक्शन हो गया आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट इंजेक्शन, गोली के रूप में यदि मैं आपको बताऊं स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट टेबलेट जो आपकी मार्केट में बीमारियों के अगेंस्ट दी जाती हैं। इसके अलावा आपके ब्रांड नेम्स देख लीजिए, दवाइयों को बनाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन से रिलेटेड जो आपकी मार्केट में दवाइयाँ होती हैं उनको कौन कौन सी जो मेन ब्रांड्स हैं वो बनाती हैं। सबसे पहली आपकी स्ट्रेप्टोमेक, दूसरी है आपकी स्ट्रेपवेल और तीसरी है आपकी एम्बिस्ट्रैन एस। ये तीनों आपके जो ब्रांड्स हैं ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक से रिलेटेड दवा को बनाती हैं या फिर सेल करती हैं यानी मार्केट में बेचती हैं। ठीक है, तो दो ऊपर की तो आपको याद ही रह जाएंगी, जैसे कि स्ट्रेप्टोमेक स्ट्रेप्टोमाइसिन से रिलेटेड है ना, स्ट्रेप्टोमेक, और दूसरी स्ट्रेपवेल, ये दो तो आपको याद रह ही जाएंगी। थर्ड आपकी जो एम्बिस्ट्राइन एस है ये भी आप याद रख लेना, वरना ये दो तो आप रख ही लेना, स्ट्रेप्टोमेक और स्ट्रेपवेल। ठीक है, तो ये हुआ इसका सारा का सारा आपका टॉपिक कवर, सारे के सारे पॉइंट कवर कराए मैंने आपको। इसके ब्रांड्स नेम, इसका फॉर्मुलेशन, यूजेज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, कैरेक्टर, केमिकल नेम, स्ट्रक्चर, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंट्रोडक्शन। इसके अलावा मैंने आपको अमीनोग्लाइकोसाइड्स बताए, इसके अंतर्गत दो श्रेणियों में आपका डिवाइड किए गए हैं, एंटीबायोटिक्स श्रेणी नंबर 1, श्रेणी नंबर 2 या फिर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। इसके अलावा मैंने आपको कंप्लीट कराया आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। नोट्स यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नोट्स में आपको अवेलेबल करा दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।